चैप्टर आपका दूसरा है, दूसरा चैप्टर है ना जी। पहला चैप्टर सबको कंप्लीट हो गया ना? नहीं आ रहा तो क्वेश्चन ग्रुप में भेजिए, चाहे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं आप लोग पूछने के लिए, ठीक है ना? टाइम से 7 और 8 के बीच में, उससे बाद में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मामला हमारा सोया हुआ पाएंगे आप लोग, ठीक है ना? हाँ, अगर आज आप लोग को छुट्टी है ना, गुड फ्राइडे है। इसके पहले गुड फ्राइडे नहीं आता था कि आप लोग जीवन में नहीं, आज गुड फ्राइडे है, ठीक है ना? गुड फ्राइडे माने अच्छा शुक्रवार, ठीक है ना? इसके पहले आप लोग के जीवन में अच्छा शुक्रवार नहीं आया था, आज अच्छा शुक्रवार आप लोग की जिंदगी में आया है, ठीक है ना? देख रहे हैं 10 लाख रुपया मिल जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुपद, बहुपद का स्पेलिंग होता है पॉलिनोमियल, जिसको पी से डिनोट करते हैं। आप लोग को इसमें जो भी आएगा ना, खाली पी आएगा हर जगह, ठीक है ना? पी आता है यहाँ पे, जैसे मान लो पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x + 5। पी माना होता है पॉलिनोमियल और एक्स राशि का ये बहुपद है, ठीक है ना? अगर जो चीज़ यहाँ पर रहेगा वही चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर एक्स रहेगा तो इसमें एक्स रहेगा, समझ गया ना? अगर वाई रहेगा तो वाई रहेगा। जैसे पी वाई इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2y + 5। जो यहाँ पर रहेगा, अगर पी जेड रहा है तो क्या हो जाएगा 2z + 5, 2z + 5। यानी जो पॉलिनोमियल यहाँ पे कहने का मतलब होता है पी एक्स इक्वल टू 2x + 5, यानी कि वो एक्स राशि का बहुपद है। जो इक्वेशन है वो एक्स राशि का बहुपद है। तो सबसे पहले बहुपद समझेंगे, वे बीजीय व्यंजक जिनमें 2 या 2 से अधिक पद हो। वे बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे एक वचन और बहुवचन। एक वचन सिंगल नेमिंग नाउन वर्ड होता है, समझ गए ना? सिंगुलर बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, उसी का एक प्लूरल आता है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लूरल होते हैं। तो ऐसा ही इसमें बहुपद होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब इसमें बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1, 2x² + 2x और +3, समझ गए ना? इत्यादि बहुत सारे होते हैं। इसमें अब चर राशि क्या होता है? वेरिएबल, वे राशियाँ जिनका मान हम बदल सकते हैं। जैसे आप लोग क्लास 7 में रैखिक समीकरण पढ़े, x का अलग अलग इक्वेशन पे अलग अलग मान आ रहा था, सब में सेम नहीं ना आ रहा था। कभी x का मान 2 आ जाएगा, कभी x का मान 3 आ जाएगा, कभी x का मान 1/2 आ जाएगा। वही x है, तो अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं कि नहीं? बताओ। वे राशियाँ जिनका मान हमेशा क्या रहता है? बदलता है, फिक्स ही नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। कभी कभी एक सवाल में x का मान 2 आएगा, कभी दूसरे सवाल में x का मान -3 आ जाएगा, तो फिक्स है। लेकिन x तो सेम है, लेकिन अलग अलग मान आ रहा है, जिसका मान हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर राशियाँ कहते हैं। ओए दोनों खड़े हो जा, कौन है? खड़े हो जा। क्या बोले? बताओ तो, चर राशि डेफिनेशन क्या बोले तुमसे? एक्स मान बदलता है, ये सुने है? हाँ, क्या नीचे देख रहा था? क्या लिख रहा था? तब से क्या कर रहा था? समझा रहा था, तुम लिखोगे, बाद में नहीं लिख सकता है। यहाँ पे चर राशि है, बैठ जाओ। वे राशि है जिनका मान हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ये स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक स्थिति में इसका मान बदलता रहता है। कौन भी स्थिति, सुबह शाम स्थिति में, परिस्थिति में, समझते हो ना? पोजीशन, मतलब कभी सुबह शाम, जैसे सूर्य का प्रकाश का जो इस परिस्थिति है, टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है। अभी सुबह में कम टेम्परेचर है, जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा। जैसे जैसे डाउन होगा वैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो होता रहेगा। इसको बोलते हैं परिस्थिति के अनुसार चेंज होना, समझ गया ना? वैसे ही ये भी परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है। देखे कैसे? चर राशि, जैसे मान लीजिए 2x + 5 = 2 आ गया, तो 2x = 2 - 5, तो 2x = -3, x = -3/2। अब वही करिए, 2x + 5 -5 = आ जाएगा आपका 5, तो 2x = 5 + 5, तो 2x = 10, तो x = 10/2 = 5। बताओ, वही x का मान इसमें 3/2 आ रहा था, वही x का मान इसमें क्या आ रहा है? तो फिक्स है x का मान। तो ABCD का कोई भी मान फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, समझ गया ना? उसका जो मान आता है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका मान हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। जैसे A से लेकर Z तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, उसे क्या कहते हैं? हाँ, चर राशियाँ। उसके बाद आता है चर राशि, इसको बोलते हैं कांस्टेंट नॉन वेरिएबल। वे राशि जिनका मान बदलता नहीं है। 1 रुपया है तो 1 रुपया कहोगे, 2 रुपया नहीं कह सकते हो, समझ गए ना? 2 रुपया है तो 2 ही रुपया कह सकते हो, 2 रुपया को 3 कह सकते हो, 2 ≠ 3।
इट इज नॉट पॉसिबल। 2-3 के रुपये के बराबर नहीं है, इसलिए मान 2 रुपये है तो 2 ही रुपये कहोगे, 3 रुपये है तो 3 रुपये। 3 रुपये का सामान 2 रुपये में नहीं मिल सकता और 2 रुपये का सामान 3 रुपये में नहीं मिल सकता। समझ गए ना। वे राशि है जिनका मान बदलता ही नहीं है, जिनका मान क्या होता है उसे क्या कहते हैं, अचर राशि है। जैसे 1 से लेकर अनंत तक लिखना है तो लिख सकते हो, जितने भी नंबर आते हैं। समझ गए ना। उसके बाद बीजी व्यंजक हमारा क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं बीजी व्यंजक। वे चर राशि है जिनका मान वे एक निश्चित चर तथा अचर राशियों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। कोई भी बीजी व्यंजक, जैसे मान लीजिए व्यंजक जैसे कोई भी वर्ड बनता है, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया क प्लस आ प्लस म, मछली वाला क्या होता है काम। तो ये हमारे क्या होंगे, सब हमारे क्या है, क्या है, व्यंजन है हाँ कि स्वर है। स्वर और व्यंजन के जो कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को पढ़ाए थे वर्ण प्लस वर्ण मिलके क्या बनता है, शब्द। वर्णमाला हमारा कितना होता है, ओ ये सब हमारे क्या है, वर्णमाला है। समझ गए ना। तो वैसे ही बीजी व्यंजक इसमें भी होता है। तो अब मैथ में क्या होता है बीजी व्यंजक, जैसे कौआ कराऊ में, कखो गाँव में अ से लेकर आ कौआ कराऊ मिला कर बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है कि नहीं जी। कोई भी आता रहा केरल, तो केरल में एक कमांतरा है, तो एक कमांतरा हमारा क्या हो जाता है, स्वर, और के र ल हमारा सारा व्यंजक हो जाता है। तो दोनों को मिला के एक बनता है शब्द। समझ गया ना। ऐसे ही पद बनता है बीजी व्यंजकों का, x और 2 मिला के दोनों के एक पद बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बनाया 2x प्लस 2, हमेशा अकेले नहीं हो सकता है, जरूर दोनों मिक्स रहेगा उसमें, अगर है बीजी व्यंजक नहीं है। समझ गए ना। यहाँ पे x पावर यहाँ पे 0 है तो ये इसको बोलते हैं शून्य बहुपद, लेकिन ये बीजी व्यंजक नहीं है। समझ गए ना जी। बीजी व्यंजक में कभी भी चर राशियों के साथ नहीं तो जोड़ में रहेगा, ना तो गुणा में रहेगा, ना तो भाग रहेगा, नहीं तो घटाना में रहेगा। समझ गए ना, अकेले नहीं हो सकता है। समझ गए। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक निश्चित। अब निश्चित मतलब क्या होता है, निश्चित मतलब क्या होता है कि पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 2 रुक गया कि नहीं, अब यही में हम जोड़ते रहे तो तुम क्या कहोगे, सर जी रुक जाइए, का हम पढ़ेंगे। जब आप रुकवे नहीं करेंगे तो हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं, बताओ। तुम यहाँ से निकलो अपने घर से या दौड़ते रहो, और कोई ये में ना खाली दौड़ते रहो, तो कोई पूछेगा काहे दौड़ रहे हो, तो खाली दौड़ रहे हैं हाँ अरे तो कोई दौड़ने का कुछ एम तो होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है, निश्चित माने एक निश्चित चर, एक निश्चित चर तजन्मे कहते हैं ABCD, तथा अचर 1 2 3 4 राशियों के जोड़ है, जोड़ हो गया राशियों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संयोग से बने पद। संयोग बने कहते हैं ना, संयोग से हम तुमसे मिल गए। समझ गया ना। यानी दोनों पार्टियल आपस में मिल गए तो कहते हैं संयोग से हमने तुमसे भेंट कर लिया। समझ गया ना। तो संयोग से बना जो पद उस मुलाकात को बोलते हैं पद, यानी संयोग से बने पद को हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। तो ऐसे जैसे 2x इसमें 2 जोड़ दिया तो एक पूरा एक बीजी व्यंजक बन गया। समझ गया ना जी। इसी 2x में से -2 घटा दिए तो एक बीजी व्यंजक बन गया। आई गुणा हो गया, आई भाग जानवे करते हो, 2x बट्टा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x भागा 3 लिख सकते हैं ना। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग के रूप में जो होता है उसी को क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। अब बहुपद के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला होता है शून्य बहुपद, उसके बाद रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। होते हैं अनलिमिटेड, जितना करना है उतना, मतलब 10 तक त्रिघातें पढ़ना है। समझ गए ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चतुर्घात भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए शून्य बहुपद जिसपे चर राशि की अधिकतम घात 0 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। रैखिक बहुपद वे बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। आप लोग 9th में पढ़े होंगे ये सब चीज़। समझ गए ना। रैखिक बहुपद मान होता है लीनियर। आप लोग कक्षा 7 में 2x + 5 = 4, ये हमारा कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर राशि के घात क्या है, 1 है। रैखिक बहुपद की पहचान, चर राशि की घात क्या रहेगा, 1 रहेगा। चर राशि जन्म में करते हैं, ABCD का कोई भी अक्षर उसमें बैठा हुआ है तो उस पर 1 घात होना चाहिए। कोई कहते हैं 2x² + 5, ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि, चर को देखना है केवल, ABCD का अक्षर, बाकी दूसरा कोई आसपास बैठा है क्या बैठा है उससे मतलब नहीं हमको। समझ गया ना। खाली चर राशि देखना, ABCD का कोई भी अक्षर हो, जैसे ax 4a² + 5a + 3, तो इसमें चर राशि कौन है, a, इसका 2 घात है तो कौन बहुपद हो जाएगा, द्विघात। द्विघात हो जाएगा। द्विघात मन होता है जिसमें 2 घात होता है। समझ गया ना। शून्य बहुपद होता है 0
समझ गया ना जी। त्रिघात को बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में समझ रहे हो ना, क्यूब जिससे बनता है उसका यूनिट में क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना, इसलिए इसमें क्यूब पॉलिनोमियल लेते हैं। समझ गया ना जी। उसके बाद ये देखो बहुपद के दो गो आधार पे होता है, जैसे त्रिभुज भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे प्रकार होता है, वैसे ही बहुपद भी घात के आधार पे होता है और पद के आधार पे भी प्रकार होता है। घात के आधार पे कितने प्रकार के, 4, कितने प्रकार के, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, चौथा क्या है, चतुर्घात भी हो सकता है, 4 घात बस रहेगा, पंचघात भी हो सकता है, 5 घात रहेगा बस। समझ गया ना, अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन हमको बनाना है 3 ही पढ़ना है। समझ गया ना। त्रिघात बहुपद होता है, ये घात के आधार पे बहुपद के प्रकार है, ये पद के आधार पे है, मतलब एक पद ही बहुपद, इसमें केवल एक पद हो, इसमें घात उससे मतलब नहीं है, केवल एक पद होना चाहिए। समझ गया ना। द्विपद माने जिसमें 2 पद होना चाहिए, 2 पद है क्या, यह है 2 पद। समझ गया ना, है क्या है, एक पद है। समझ गया ना, एक पद है क्या है, हाइयो क्या है, हाइयो क्या है, एक पद है। समझ गया ना, एक पद हो, सिंगल पद हो, उसमें किसी संख्या का जोड़ घटाना ना हो। समझ गया ना। तो ये होता है द्विपद, त्रिपदी जिसमें 3 गो पद, उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी। तो बहुपद घात के आधार पे भी प्रकार होता है और पद के आधार पर भी। तो घात के आधार पे 4 प्रकार के और पद के आधार पे 3 प्रकार के। ये इतना ही पढ़ना आप लोग को। और भी होता है, मान लो त्रिपदी होता है, उसके बाद चतुर्थपदी हो जाएगा, पंचपदी हो जाएगा, इसको भी रुकने वाला है, पद भी बढ़ाना है, कौन दिक्कत है इसमें। समझ गया ना। तो ये हमारा क्या होता है, बहुपद के प्रकार होता है। उसके बाद आप लोग को बहुपद पहचानने के लिए बताओ, इसमें कहीं किसी को डाउट है जी, हाँ, तो कोई पूछेगा कि बहुपद के प्रकार बताइए, एग्जामिनर आएगा तो पूछेगा भैया बताइए बहुपद के प्रकार, तो आपको पूछना भैया कि घात के आधार पर कि पद के आधार पर। लड़का तो चालाक है, लड़ा कौन कुरफाती टीचर पढ़ाया है। समझ गया ना। मतलब हमारे कहने में जब कोई क्वेश्चन पूछता है, हम उससे ये पूछ दे कि किस आधार पे, तो वो सोचने लगता है वाकई में लड़का कुछ जान रहा है। समझ गया ना। तो वो सब चीज़ें आप पूछिए कि भैया जैसे कोई त्रिभुज पूछ दे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो पूछिए भुजाओं के आधार पे कि कोणों के आधार पे। ऐसे ही कोई बहुपद पूछ दे तो बहुपद किसे कहते हैं, इसमें जो 2 से अधिक पद उसे बहुपद। समझ गए ना। अब बीजी व्यंजक का डेफिनेशन आप याद रखिए, उसका चर राशि तो बचपन से जानना है, बस आप टाइप्स ऑफ बहुपद याद रखिए। घात के आधार पे 4 प्रकार के, कोई कहेगा 4 प्रकार का होता है क्या, कहते नहीं बहुत प्रकार का होता है, उसको बना लीजिए आपकी मर्जी। समझ गए ना। उसके बाद बहुपद के आधार पर, पद के आधार पर एक पदी जिसको बोलते हैं मोनोमियल, द्विपदी को बाइनोमियल, त्रिपदी को ट्राइनोमियल। ये क्लास 6 में है, आप लोग जाके अगर बढ़िया किताब पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। समझ गए ना। हटा देना इसको, चलो सारे बच्चे लिख लिए हैं। उसके बाद लिखिए बहुपद पहचानने के नियम।
10 में बढ़िया से पढ़ाएंगे। मेरे भैया को जब हम कोचिंग में छोड़ दिए, सोचे स्कूल में वही टीचर स्कूल में पढ़ा रहे, वही टीचर कोचिंग में भी, उससे अच्छा साइंस का कोचिंग छोड़ रहे हैं, सिर्फ मैथ का कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाते हैं तो कई को हेडिंग में छोड़ छाड़ के वैसे ही लिखवा देते हैं, इतना हार्ड लिखवाते हैं। चलो यहाँ ध्यान से देखेंगे बहुपद पहचानने के नियम। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पद ही बहुपद है एक्चुअल कि बहुपद नहीं है। समझ ना आ जाता है कि क्या ये पद बहुपद है या नहीं। कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे। चर राशियों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर राशि का घात एक धनात्मक पूर्णांक माने क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक जन्म करते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस में होता है। घात हमेशा धन में होना चाहिए, ये पहला नियम है उसका। बहुपद का पहला नियम, घात जो चर राशि का जो भी चर राशि उसमें बैठा है उसका घात क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। पहला नियम उसका घात क्या होना चाहिए? +2। जैसे +3 +3 +1, समझ गया ना? उसका +4 +5 +6, माना चर राशि का घात क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए 2x² और +5x, इसमें चर राशि का घात क्या है? +2 है कि नहीं? लेकिन यहीं पर 2x -2 कर दें तो नहीं होगा बहुपद, क्योंकि चर राशि का घात क्या होगा? ऋणात्मक हो गया ना, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। यहाँ पे नियम में कह दिया कि भैया 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे तो भाई बहुपद है, नहीं फॉलो होगा तो नहीं बहुपद है। समझ गया ना? ये टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुपद को बनाने के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ये अपना ये पॉलिसी रखता है कि भैया इतना फॉलो करेंगे तभी हम बहुपद कहलाएंगे, अदरवाइज हम बहुपद नहीं कहलाएंगे। समझ गया ना? हर एक चीज़ का प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल 2 प्रकार का होता है, एक प्रिंसिपल एक होता है प्रधानाचार्य, एक होता है सिद्धांत। तो प्रधानाचार्य का स्पेलिंग कौन होता है? यली नहीं होता है, PLE PRIN, हाँ PRINCI PLE। एक होता है PRINCI PAL, एन होता है जी। कौन है इसमें? अच्छा, नीचे वाला प्रिंसिपल है। अच्छा चलो ठीक है। चर राशियों का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक समझ गया ना? पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा, पदों की संख्या क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। निश्चित माना रुका हुआ होना चाहिए, यानी 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद जो भी जितना पद हो रुका हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि अनलिमिटेड जाए। समझ गया ना? नहीं रहेगा तो कैसे जान जाओगे वो पद है। समझ गया ना? हम कहते हैं कि भैया 2 में तुमको 2 जोड़ना है तो 2 + 2 हम 2 जोड़ते जाए तो तुम कैसे बता दोगे कितना रुपया होगा? बता दोगे एग्जैक्ट? नहीं बता पाओगे ना। जब तक हम रुकेंगे नहीं तब ना तुम बताओगे हाँ सर जी ये 10 रुपया है 8 रुपया है। इसीलिए जब तक निश्चित माने पद निश्चित रहेगा, यानी फिक्स रहेगा 1 पद 2 पद। तो पहला दूसरा नियम ये हो गया। उसके बाद प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या टोटल हमारे कितने होते हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सारे हमारे जो हमारे क्या है? ये परिमेय संख्या। जितने भी नंबर आते हैं सब चर राशि के गुणांक में बैठा होना चाहिए। चर राशि का गुणांक मतलब क्या समझते हैं? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। गुणांक मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2x² + 5x, ए है तो बहुपद पहला नियम फॉलो हो गया। चर राशि के घात क्या? एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद इसके बगल में जो गुणांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। समझ गया ना? वास्तविक संख्या मतलब जो भी हमको नंबर दिखता है अपने किताब में, समझ गया ना? उसके बगल में गुणांक मतलब होता है जो उसके बगल में बैठा है। जैसे मान लो 2x² का गुणांक कौन है? 2 है। 3x² का गुणांक कौन है? इस x का गुणांक इसमें कौन बैठा है? 3। यानी उसके बगल में जो अंक बैठा रहता है उसी को बोलते हैं वो उसका गुणांक है। समझ गया ना? वही चीज। अब तो सारा नियम फॉलो करेंगे। पहला सवाल ये है बहुपद है या नहीं, ये पहचानने का। पहला नियम, चर राशि का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर राशि इसमें कौन है? x। उसका घात देखो प्लस में है कि माइनस में? तो पहला नियम फॉलो हो गया। दूसरा कंडीशन, पदों की संख्या क्या होना चाहिए? निश्चित होना है। दूसरा भी फॉलो कर दिया। उसके बाद प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। चर राशि इसमें कौन है? x। इसका गुणांक देखो क्या है? ये हमारा वास्तविक संख्या है कि नहीं? नेचुरल नंबर है ना? उसके बाद 5 भी हमारा क्या है? तो हमारा ये जब तीनों कंडीशन फॉलो करते हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद है। ये बहुपद है ना? दूसरा ये हमारा क्या है? बहुपद है। पहला कंडीशन चेक करिए, 5x पे -2 घात, पहला ही कंडीशन फेल हो गया। उसके बाद 2 को फॉलो करने से क्या फायदा? समझ गया ना? पॉइंट फट गया तो शॉर्ट पॉइंट से कोई फायदा है? बोलो कोई फायदा है? बताओ। हमारा दोस्त हम आ रहे थे वहाँ पर नेपाल से बाइक चलाते हुए एकदम आगे आई तो ये कर रहा था, तो जाकर आगे गिर के पेंट में फाड़ ले रहा है। समझ गया ना? देख रहे तो पूरा पीछे को पॉइंट फट गया उसका। अब बाद में कर रहा है भाभी जाएंगे तो दिखाएंगी हमको, ठीक है? पॉइंटवा निकाल के वही फेंक दिया खाड़ी में।
ठीक है ना, नया पहन ले वही पे पहना। तो बताओ ऐसे ऐसा होता है, मतलब पहला ही कंडीशन फेल हो गया इसका पहला ही कंडीशन क्या हुआ, फेल हो गया। तो इसके आगे हम कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये देखिए चर राशि के घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर राशि का घात एक क्या होना चाहिए, धनात्मक। इस सवाल को हम यहाँ उठाते हैं 5 कड़ारी में t प्लस 3। इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, t पक्को घात। अब बताओ, अब चर राशि के इसमें कौन है, t है ना, एबीसीडी का चर है कि नहीं जी, t। इस पे घात हमारा क्या है 1/2। इसमें क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो 1/2 धनात्मक पूर्णांक है, वो परिमेय संख्या है, समझ गया ना। तो धनात्मक पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक मतलब एक धन में डिजिट होना चाहिए, जिसको हम कुछ क्या कर सकते हैं, अंक बोल सकते हैं। जैसे मान लो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, जिससे हम कोई चीज़ खरीदने जाए तो मिल जाए। अब 1/2 लेके जाओगे तो मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, 3/2 लेके जाओगे तो मिल जाएगा, वही चीज़ है, समझ रहे हो ना। ये दशमलव में माइनस में नहीं है, प्लस में। यहाँ पे खाली पहला कंडीशन धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा 1/2 पूर्णांक है, 1/2 पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है ना। पूर्णांक हमारा 1, 2, 3, 4 अनलिमिटेड स्टार्ट होता है कि नहीं, तो पूर्णांक तो है ही नहीं है, ये हमारा भिन्न है ना, परिमेय संख्या है। तो पहले ही कंडीशन क्या होगा, ये भी फेल होगा। तो हमारा 2 कंडीशन लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ ये 5/x², इसको भी थोड़ा यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। 5/x² प्लस 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1/x² प्लस 2 लिख सकते हैं जी इसी चीज़ को। चलो उसके बाद 5 × ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, अब प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 5x पे -2 + 2। अब बताओगे तो चेक करो कंडीशन, चर राशि घात एक धनात्मक पूर्णांक है नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं हो। पहले ही कंडीशन फेल हो गया। दूसरा ये भी वही है, यानी नीचे कभी भी अगर घात स्क्वायर में है, नीचे बट्टे में, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। समझ गया कौन कौन बहुपद नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे देख लीजिए, पहला तो माइनस वाला घात नहीं होना चाहिए, उसके बाद भिन्न में नहीं होना चाहिए, उसके बाद हर में नहीं घात होना चाहिए। हर में अगर प्लस घात है तो भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो 3 कंडीशन। कड़ारी वाला चीज, कड़ारी में अगर x घात है तो कभी भी हमारा बहुपद नहीं होगा। समझ गया ना जी। तो हर में अब कोई 5 यहाँ पे लिख दे x पे -2 घात, तो 5 × x पे 2 घात, ये हमारा बहुपद बन जाएगा। क्योंकि नीचे से प्लस गया ऊपर ना, तब हमारा बहुपद कहलाएगा। समझ गया ना, नीचे प्लस रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद पहचानने के नियम समझ में आया कि नहीं। चलो क्या कर रही हो, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बोलो, अच्छा है जितने भी नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या के छोड़ के जितने भी हमको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम सब दिख रहा है ना, वो सब वास्तविक है ना। उन्हीं के समूह को क्या कहते हैं, कह सकते हैं भैया नेचुरल नंबर, होल नंबर, सम संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या हमारा कैसे होता है, परिमेय संख्या देखो 4/5 है ना, तो ये हमारा प्राकृतिक भी हो गया, ये भी प्राकृतिक हो गया, पूर्ण भी हो गया, ये भी पूर्ण हो गया, ये सम भी हो गया, ये विषम भी हो गया। तो सब तो इसी में छुपा हुआ है। बताओ परिमेय संख्या में सब नहीं छुपा हुआ है, क्या क्या छुपा है। जैसे मान लो 6/5 है, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, प्राकृतिक संख्या ये है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, बोलो, ये भी हमारा पूर्ण संख्या है, ये भी हमारा पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, सम है, विषम है, कंपोज, ये हमारा सम हो गया, विषम हो गया, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या, ये हमारा अभाज्य संख्या है। बताओ सब तो इसी में छुपा हुआ है। समझ गया ना। इसीलिए सीधे डायरेक्ट भाषा कोई पूछे तो कह दे भैया परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। सीधे भाषा में परिमेय संख्या में सब इंक्लूड हो जाएगा, और जो परिमेय संख्या नहीं हुई तो अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या छोड़ के कौन संख्या बचा, अपरिमेय संख्या, तो यानी उसी में जोड़ दो तो उसी नहीं है। क्या है सवाल बोलो, सवाल बोलो। 4 हाँ 8 ही हो गया ना, यही सवाल है ना। अब आना है जी क्या मरवा, आना ना, तब ठीक है। तो पूरा बहुत ही अच्छा चला गया होगा, लग तो रहा है। चलो यहाँ पे शून्य निकालना है ना, तो शून्य के लिए यहाँ कामा दे देंगे। अब पी यू है ना, तो पी यू लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, पी यू
माने यू राशि का बहुपद है, समझ गए ना जी। अभी लिखेंगे 4 यू स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या करेंगे 4, हो गया ना। दोनों में कॉमन क्या है यू, दोनों में नहीं नजर आ रहा है। 4 गुना 8 4 गुना 8 दोनों कटेगा कि नहीं, कॉमन कर लेंगे। इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, बचा के यहाँ पे 4 ले लिए हैं, ये वही ये वही बचेगा। 4 गुना बराबर 0, ठीक है ना। इसको लिखेंगे यदि 4u इक्वल टू 0, बीच में गुणा चिन्ह है कि नहीं जी। 4u किसके इक्वल 0 होगा, वो बराबर होगा कि नहीं। u बराबर 0/4, u बराबर 0, u बराबर 0 हो गया। 4 में 0 से भागकर 0 ही ना होगा जी। इसे लिखेंगे पुनः, हाँ ये अल्फा मान हो गया, समझ गया ना। u + 2 इक्वल टू 0। अच्छा हम पहले u + 2 का भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हाँ उसके प्लस 2 भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले होता है रूल यही करता है कि जो पहले उसी को 0 के बराबर करिए, समझ गए ना। तो यू यहाँ हो जाएगा -2, ये हमारा बीटा का मान है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच बड़ी खतरनाक है इसका। तो क्या करना है, बहुपद लिख लीजिए पहले 4 यू स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे दिक्कत होता है थोड़ा सी का मान में, समझ गया ना। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 4 यू स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, नहीं हो सकता है 0 इसमें। अब बराबर यहाँ पे 0, 4 यू स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 कर सकते कि नहीं जी। लेकिन सर यहाँ 0 नहीं लिखेंगे तो मान सकते हैं 0। हाँ तो वो सी का मान क्या है, तो सी का मान 0 ना है जी। कोई चीज खाली है तो इसका मतलब वहाँ 0 है। अब यहाँ पे सारा स्टूडेंट गलत चले गए, तो यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या क्या हो गई, हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 बराबर पूरा स्टूडेंटों की संख्या मान सकते हैं कि नहीं जी। हम कह सकते हैं भाई पूरा ही 4 गो स्टूडेंट चले गए घर यहाँ से, तो ये बराबर 0 हो गया, इस पे 0 होता है 0 बराबर हम कह सकते हैं 4 है, कह सकते हैं ना जी। यही ना 4 स्टूडेंट उठ के चले गए घर, समझ रहा हो ना। तो इसीलिए जो जगह खाली है उसका मतलब वो क्या है 0 है। तो उसको बनाने के लिए हम बना सकते हैं कि 4 स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 हो गया ना, प्लस 0, 4 स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 कर सकते हैं ना। और उसके बाद क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से वही लिखना है, समझ जी। द्विघात बहुपद के व्यापक समीकरण से तुलना करना, वो भूलना नहीं है, इसीलिए पहले बार में लिखवा दिए, समझ गए ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 कामा दे दिए, चाहे जहाँ लिख दीजिए हिंदी में, समझ गए ना। उसके बाद a का मान तुलना करो, a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0, बस समझ रहे हो जी। उसके बाद क्या करेंगे, सत्यता की सुनेको का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। यहाँ पे लिख लेना सुनेको का योगफल। अल्फा कितना माना है हमारा, अल्फा कहाँ है जी 0, और बीटा हमारा क्या है -2, 0 और प्लस -2। ये ब्रैकेट जरूर यूज करें, कभी भी इसमें एक माइनस आता है, समझ गए ना। नहीं आए तो आराम से ब्रैकेट ना यूज करिए, लेकिन आएगा अगर माइनस में अल्फा और बीटा तो आप लोग ब्रैकेट यूज करना अनिवार्य है। बराबर माइनस इसका है, बी का मान कितना है 8, कोई जरूरत नहीं ब्रेक करना क्योंकि ऑलरेडी बी का मान प्लस में है, समझ गया ना। बटा ए का मान कितना है 4, तो 0 प्लस माइनस 4 दूना 8, 0 में से माइनस तो करेंगे -2 बराबर -2 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया जांच। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर b अपॉन a। अल्फा हमारा कितना है 0 गुणे बीटा हमारा कितना है -2 बराबर c हमारा कितना है 0, a हमारा कितना है 4। तो 0 में माइनस क्या करें -0 बराबर 0, -0 चाहे 0 हमारा ना धनात्मक ना तो 0 बराबर 0। तो हमारा ये सत्यता की जांच है। बताओ की संख्या ज्यादा है तो उनका आगे होना चाहिए हर एक चीज में, लेकिन क्या होता है दिमागी रूप से घटिया होता है सब। कहेंगे 1 लाख रुपया दे दे इसको तैयारी करने के लिए, 1 लाख रुपया हम लड़की की शादी करके विदाई कर देंगे, समझ रहे हो जी। बचा के मूड़ी बोझ समझते हैं सब लड़की लोग। ऐसा नहीं है सर, अब दुनिया बदल गया है। कैसे दुनिया बदल गया, अभी पढ़ा रहे हैं लोग, दुनिया और भी बढ़ रहा है। सर जी मेरे बड़े पापा महीना का 20,000 कमाते हैं, अपने लड़की को बाहर रह कर पढ़ा रहे हैं। जानते हैं ना भैया पढ़ लेगा तो वही हमारा धन है। वो पढ़ने में बहुत तेज है, उसको भी कहीं से मैथ का सवाल दे दो ना बता देती है, तभी ना पढ़ा रहे। चलो पहला 5वां सवाल है ना जी, क्या है 30 स्क्वायर माइनस 15 ही है। तो शून्य के लिए यहाँ पे लिखेंगे शून्य
शून्य के लिए पी है किस राशि का बहुपद है? टी का। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यही आपको ध्यान रखना है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो टी बराबर टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 15 टी बराबर करोड़ी में करोड़ी में अच्छा स्क्वायर गया तो कितना होगा? 100 हो गया ना। टी का मान हो गया, बताओ टी का कितना प्लस माइनस 2 होगा ना जी। यस सर। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ जाता है तो यानी प्लस माइनस हो जाता है कि नहीं? तो टी के कितने मान हो गए? एगो प्लस करोड़ी में 15, एगो माइनस करोड़ी में 15। ये हो गया भैया अल्फा, ये हो गया कि नहीं? अब क्या करना है हमको? सत्यता की जांच करनी है ना, सत्यता की जांच। तो बताओ, तो बहुपद लिखेंगे पहले क्या है जी? बहुपद का व्यापक टी समीकरण स्क्वायर माइनस 15 एल है जी। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। टी स्क्वायर माइनस 0t प्लस 0t और माइनस 15 इक्वल टू, जहाँ पे टी नॉट इक्वल टू 0। बताओ इसी चीज को ऐसे बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे तो बी का मनवा कहाँ मिलेगा? एकदम बना सकते हैं। बी का मनवा कहाँ मिलेगा? बी ए और बी हमारा क्या होता है? सर लेकिन जब वो एक्स और एक्स का गुणांक होता है ना, तो यहाँ पे टी का गुणांक होना चाहिए नहीं भाई। तो 15 तो हमारा क्या है? सी का मान है ना, तो बी का मनवा का हुआ तो बना के दिखाना पड़ेगा भैया किससे 0 है। इसी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? ऐसा बना दिया। टी स्क्वायर प्लस 0 में टी का गुणांक तो ही नहीं बनेगा। बताओ, अब यहाँ से तुम आसानी से तुलना कर लोगे, समझ गया ना? ऐसे करके दिखाना पड़ेगा तुमको, समझ गया ना? कई बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस 15, जहाँ पे टी नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना। अब आराम से तुलना करोगे। यहाँ पे द्विघात बहुपद के व्यापक समीकरण से क्या करने पर? तुलना करने पर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सॉरी, इसमें नहीं लिखना था, इसमें लिखना है ना। ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना। अब तुलना करो तो एक जगह क्या बैठा है? 1। बोलो बी की जगह क्या है? 0। बी की जगह क्या है? 0। सी का मान क्या है? माइनस 15 है कि नहीं जी? अब शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान कितना है? प्लस 15। अब बीटा का मान माइनस करोड़ी में 15 बराबर माइनस बी का मान कितना है? 0 है बटा ए का मान करोड़ी में 15 प्लस माइनस करोड़ी में 15। एक में 0 से भाग करो माइनस 0, ये भी कट के 0 हो गया। 0 बराबर 0। पहला हो गया 77। सर वो माइनस में है तो माइनस क्या प्लस माइनस हमारा ना 0 हमारा क्या होता है ना धनात्मक पूर्णांक ना। तो अब बताओ 2 में माइनस 0 घटाओ तब वो 2 ही आएगा। 2 में प्लस 0 तो तब वो 2 है। कोई अंतर है? इसीलिए माइनस 0 कम प्लस 0 लिख सकते हैं, समझ गया ना जी? ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। ये हमारा अब उसके बाद लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? करोड़ी में 15। बीटा कितना है? माइनस करोड़ी में 15 है ना जी? माइनस 15 अंदर रहेगा ना माइनस है अंदर रहेगा। नहीं देखो कि अंदर है, अंदर रहेगा तो भैया वो चला जाएगा इमेजिनरी नंबर में, अवास्तविक संख्या में। समझ गए ना? आप पढ़ रहे हैं हम लोग रियल नंबर, हम गलत हो जाएगा, पूरा मामला खराब हो जाएगा। सी का मान कितना है? माइनस 15। ए का मान कितना है? बताओ यहाँ पे देखो, एक घात प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। करोड़ में 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15। एक में 15 से भाग करेंगे तो बताओ। अब कौड़ी पे कभी भी स्क्वायर होता तो कौड़ी स्क्वायर दोनों क्या हो जाता है? यहाँ बचेगा 15 बराबर माइनस 15। अब यहाँ इसी को 15 बराबर ये हो गया सत्यता की जांच का पूरा सवाल। और इसमें कोई सवाल है जी? सुबह में अगर आप 2 घंटा पढ़ लेते हैं ना, दिन भर का पढ़ाई आपका मेकअप हो जाएगा। समझ रहे हो ना जी? 2 घंटा आप सुबह में पढ़ लीजिए जरूर, समझ गया ना? हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, शून्यकों का योग, ये इसका मतलब क्या होता है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया ना? इसका मतलब क्या होता है? शून्यकों के योग माने क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ये होता है शून्यकों का योग। चलो, तथा
गुणनफल, किसका गुणनफल? शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणे बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः मतलब समझ रहे हो, 1/4 के बाद -1। तो यह बताओ, यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, समझ गए ना। तो एक्स स्क्वायर में अल्फा शून्यकों का गुणनफल इंटू एक्स में गुणा करते हैं और शून्यकों का गुणनफल बना देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, जो 1/4 वो क्या है, 1/4 है वो क्या है, क्रमशः दिया शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर पहला जो है उस शून्यकों का योगफल यानी 1/4। और शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बराबर 1/4 हो गया। उसके बाद उसी में दिया शून्यकों का गुणनफल। सर जी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अरे बी बटा होता है, उसको दिया है ऑलरेडी, वही दे दिया है, समझ गया ना जी। शून्यकों का गुणनफल वो दे दिया ऑलरेडी, जैसे ना उसमें निकालना था, इसमें शून्यकवे दे दिया है। इसमें बहुपद बनाना है, उसमें बहुपद देख के शून्य निकाल लेते ना, इसमें उल्टा काम करना है। उसमें बहुपद दिया था तो शून्य निकाल रहे थे, इसमें शून्यकवे दे दिया, बहुपद बनाना, समझ रहे हो ना। अभी बनेगा, देख लेना। गुणनफल बराबर -1, समझ रहे हो ना। शून्य का गुणनफल क्या फार्मूला था? अल्फा गुणे बीटा बराबर -1। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से फार्मूला आप लोग ऊपर लिखे हैं, बनाना है क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1/, यहाँ पे 1/4 रख दीजिए, इसके जगह पे टोटल 1/4 एक्स बोलो, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। यही बनाना है, बस कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। देखो आंसर दिया है जी। उसके बाद ये पहला सवाल है, और हल किया है इसको। बोलो। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आंसर दिया है। क्या कर रही हो? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 -4 बट्टा बट्टा ने दिया है। अच्छा, याद है सुनने को कहीं। द्विघात बहुपद शून्य के लिए x इक्वल टू 0। यहाँ क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो गया ना जी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस इक्वल टू 0 कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके नीचे 1 हो गया, इसके भी नीचे 1 हो गया, हो गया जी। 4 1 और 1 का लॉस क्या हो जाएगा? 4। बताओ होगा कि नहीं जी? उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1 में अगर 4 से भागे तो क्या होगा? 4 एक्स स्क्वायर। 4 में 4 से भागे कितना होगा? 1 में 1 का गुणा तो 1 से होगा। बताओ 1 में 4 से भाग करके कितना होगा? 4 कर दो, हो गया ना। उसका नीचे इसका मान लीजिए 1, ये बड़ा दिमाग कर देंगे, हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। 4 आएगा। 4 किधर जाएगा? सही है, सही है, सही है। सही है ना। यस सर। 4 में 0 से गुणा कर दो, अच्छा द्विघात बहुपद हमारा क्या बन जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4।
चलो ध्यान से देख लो, ये हमारा क्या बहुपद है, इसका क्या ज्ञात करना था, शून्य के सत्यता की क्या करना था, जांच करना था। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्य के लिए, तो ये बहुपद है किस राशि का, x राशि का। तो px बराबर मान लिया इतना, समझ गए कि बहुपद पढ़ रहा है। तो शून्य के लिए क्लास 9 में पढ़े होंगे, शून्य के लिए px का मान 0 कर देते, करते थे ना जी। तो px बराबर 0 कर लेंगे, अब px मान दिया तो आप रख देंगे, px के 0 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जिसको बोलते हैं गुणनखंड। तो कैसे गुणनखंड करते हैं, 10 का नाम 10, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसका 10 में 1 से गुणा करते हैं, तो 10 का नाम क्या देता है 10। और 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ घटा के बीच वाला आ जाए, तो 5 दूना 10 और 5 2 7 आ गया कि नहीं जी। गुणा करने पे ये वाला आना चाहिए, ये दोनों का गुणनफल, और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो 5 दूना 10 और 5 2 7x हो गया कि नहीं जी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 रुपया, तो 2 कॉमन करते यहाँ बचा, खत्म हो गया, तो बचा क्या x और 2 बचे। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5, तो बचा क्या x प्लस 2 बराबर 0 कर दिए। फिर से लिखेंगे दोनों 0 की इक्वल है, तो फिर से लिखेंगे यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर जाएगा ये प्लस, इधर तो क्या हो जाएगा, तो जो पहला x का मान है उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं जी, अल्फा। ये क्या है अल्फा। अल्फा को दो तरीके से बताए थे आप लोग, ए बना के ऐसे ही बना सकते हैं अल्फा, समझ रहे हो जी। उसके बाद पुनः एक 0 कर दिए, तो एक शून्य निकल गया, एक और 0 करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो जो दूसरा मान आएगा वो किसका मान रहेगा, बीटा का। पहला अल्फा का, दूसरा बीटा का मान, समझ गया ना जी। उसके बाद क्या सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच के लिए शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करते हैं, समझ गया नहीं। सत्यता की जांच करना है तो इसके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद के व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आप लोगों को लिखना है, समझ यहाँ पे काम आ रहेगा। इससे द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण, इसी से तुलना करते हैं। और ये बी का क्या नोट कर रहे हो जी, क्यों नोट कर रहा है, क्या करेगा नोट करके, बेवकूफ समझ में आता नहीं है तुम लोग के, पता नहीं क्यों नोट करते हो। द्विघात बहुपद के व्यापक समीकरण से ये किस राशि का बहुपद है, द्विघात बहुपद का। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कामा दे के ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। ए 0 हो गया तो हमारा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो किससे तुलना करेंगे, जो द्विघात बहुपद है उसी से तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पे इससे अगर तुलना कर दिया, मैं यहाँ पे लिख दे एक्स स्क्वायर आप प्लस बी एक्स आप प्लस सी, तुलना करोगे तो एक जब यहाँ पे 1 रुपया है, ए का मान क्या है 1, बी का मान क्या है 7, 80 का मान क्या है 10। ए बराबर 1 रखे, बी बराबर 7 रखे, सी बराबर 10। तो शून्य को का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है ना जी। अल्फा का मान अभी निकाले हैं जस्ट -5, तो -5 प्लस है तो प्लस, बीटा का मान भी -2 तो -2। बताओ उसका माइनस बी कितना है 7, ए हमारा कितना है 1, -5 और प्लस -2, 1 में 7 से भाग 7, -5 रुपया -2 रुपया -7 रुपया, इधर हो गया 7 रुपया -7 रुपया छूट गया तो चीज। अब माइनस माइनस कैंसिल करो तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 7, दोनों साइड इक्वल आ गया। बोलो उसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2, तो -5 गुणे -2 और सी का मान कितना है 10 रख दिए। ए का मान कितना है 1 रख दिए, 1 में 10 से भागो तो 10 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10। बताओ इसमें भी आपको वही काम करना है, इसका भी क्या करना है, शून्य की जांच करना है। तो px मान लेंगे, शून्य के लिए px का मान क्या होता है 0, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से बहुत सारा चीज कर सकते हैं। पहला तो आप लोग एक्स स्क्वायर बना, इसको इधर भेज दो, बोलो हो गया, हो सकता है कि नहीं जी। अब स्क्वायर इधर जाए तो क्या हो जाएगा, कॉर्नरी में प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3 हो गया ना। यहाँ इसका कहने मतलब x का 2 मान कौन, एगो प्लस में है कॉर्नरी में 3, एगो माइनस कॉर्नरी में 3 हो गया ना। तो पहला हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। माइनस में कहाँ से आ जाएगा तब, एगो प्लस है, इसका मतलब स्क्वायर जब कभी भी जाता है तो प्लस माइनस होता है, यानी एक प्लस का मान होता है एक माइनस का मान होता है, समझ गए ना। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 हो, x बराबर √, क्या होता है 4। यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी, यानी कि जो भी मान आएगा प्लस माइनस 2 आएगा, यानी एक x का 2 घात रहता है ना, तो 2 में 2 को मान आएगा कि नहीं बताओ, एक प्लस में आएगा, एक क्या आएगा माइनस में। तो 2 को सुने तो पहला अल्फा दूसरा बीटा, ऐसे भी इसमें भी वही काम करना है। अभी ये नहीं समझ में आता, अभी दूसरा विधि बता रहा है। तो पहला अल्फा आज दूसरा क्या हो जाएगा, ये शून्य निकल गया ना इसका एक्स राशि का, तो पहला हो जाएगा अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। फिर आपको यही वाला स्टेटमेंट लिखना है,
व्यापक संख्या से सत्यता की जांच करना, यहाँ पे लिखना है सत्यता की जांच। सब में यही काम करना है आपको, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करते हैं, व्यापक संख्या, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात संख्या के व्यापक संख्या से तुलना करने पर तो संख्या लिख दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। अब इसे इस बहुपद लिखो ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसको बनाना कैसे है, क्योंकि b का मान तो 0 कर दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x अब माइनस 3। बोलो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब तुलना करोगे तो एक ए बराबर क्या हो गया 1, देखो तुलना करो, यहाँ पे 1 रुपया है, बी बराबर क्या हो गया 0, सी बराबर क्या होगा माइनस 3। तो एल्फा यहाँ पे शून्यकों का योगफल जांच करेंगे तो क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एल्फा का मान कितना है, प्लस कौड़ी में 3, प्लस बीटा का मान क्या है माइनस कौड़ी में 3, माइनस बी का मान कितना है 0, ए का मान क्या है 1, कौड़ी में 3 और प्लस माइनस कौड़ी में 3 बराबर 1 में जो सुबह करें कितना होगा 0, और 0 हमारा ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता, तो 0 हो गया। और कौड़ी में 3 से इधर कौड़ी में 3 कट है 0 बराबर 0। बताओ ये हमारा मूलों का योगफल हो गया। अब मूलों का गुणनफल आप जान ले, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान क्या है करणी में 3 गुणे करणी में माइनस करणी में 3 है ना, बीटा का मान क्या है माइनस करणी में 3 बराबर सी का मान कितना है 10। 3 है सर, सॉरी इसमें क्या देख लिए क्या जी, सी का मान इसमें क्या है हाँ माइनस 3, ए का मान कितना है 1। अब बताओ प्लस माइनस माइनस करणी में 3 का करणी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 3, 1 में 3 से भाग करेंगे तो कितना माइनस करणी स्क्वायर दोनों कट जाएगा, 3 बराबर माइनस 3, तो 3 बराबर 3। ये भी सत्य हो गया, हमारा सत्यता की जांच हो गई। समझ गए ना जी। दूसरा कंडीशन आप लोग बताए थे कि अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा कभी भी ऐसे है तो जल्द ऐसे ही करे आप लोग, ठीक है ना। दूसरा तो थोड़ा क्रिटिकल है, सर 2 कितना आवाज काटा है 4 बढ़ गया है, हाँ 2 को तक 4 बना दिए, 2 को 4 बना दिए, कहाँ जी ऐसा काटे हैं सर। अच्छा हाँ ये वाला इसी सवाल को आप लोग ऐसे लगाया कि नहीं, सर ऐसे लगाया ऐसे लगाए हो, जी सर। ठीक है। दूसरा सवाल आप लोग इसी सर इसी बेटा ये हो। नहीं वो नोट नहीं हुआ का, नोट कर ले जो बच्चे ने नोट किया है। लगवाने को क्या नहीं लगवाते हैं लोग, कहाँ है पैसा आ रहा है, कहाँ जाएगा, 35,000 रुपया आ रहा है सरकार की तरफ से जी। अब खाली सा एग्जाम एक बार और सर दिया जाए फिर हम बताएंगे। चलो ध्यान से देखेंगे, आप लोग द्विघात बहुपद वाला पढ़ाए थे आप लोग को। द्विघात बहुपद में शून्यकों का ऊपर, द्विघात बहुपद में शून्य कितने आते हैं 2, त्रिघात में कितने आते हैं 3, चतुर्घात में 4। शून्य समझ रहे हो ना, जो इस राशि का जो बहुपद होता है उसका गुणनखंड करने पे उतना ही मान आता है। जैसे द्विघात वाला का अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर आप प्लस 5x आप प्लस, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है क्योंकि ये चर राशि का घातांक कितना है 2 है, तो इसका शून्य कितना आएगा, यानी फैक्टर जब करेंगे तो कितना मान आएगा 2 आएगा। x का कितने मान आएंगे 2। अब इसी में हम x पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 5x आप प्लस 6, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो इसका तो गुणनखंड किससे करते हैं, क्लास 9 में आप लोग बताया हो क्या होगा कि x का मान कोई सोचते हैं, जिसपे x का मान हम क्या करते हैं सोचते हैं 0 1 2 3 4, जिसपे पूरा टोटल 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए x बराबर 1 पे हमारा ये 0 हो गया, x बराबर 1 पे क्या हो गया 0 हो गया, तो 1 का अगर इधर ट्रांसफर करते हैं क्या हुआ 1 इसका फैक्टर मिल गया। अब इसी से इससे भाग करते हैं, तो भाग करते हैं जो इसका भागफल होता है उसका फिर से फैक्टर करते हैं, तो वो तीन को माना जाता है। जैसे इसका करेंगे इस रूप में आ जाएगा x-1 x-2 और x-3। अब मान लो px का मान हो गया, ये px का फैक्टर हो गया, और शून्य के लिए px का मान क्या होता है 0, तो मान लीजिए x-1 x-2 और x-3 इक्वल टू 0 करेंगे, x का मान एगो 1 आएगा, x मान एगो 2 आएगा, x का मान क्या आएगा -3 आएगा, जो भी आएगा समझ आएगा ना जी। तो वैसे ही आपको 3 घात वाला करना है। 9 में थोड़ा जाकर दोहरा लो, बहुपद उपपद जो पढ़ाए हैं बहुत हेल्पफुल मिलेगा आप लोग को। हाँ तो उसके बाद क्या करना है, तो ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, समझ गए ना जी। ये व्यापक रूप है, किसी रूप में हमारा त्रिघात बहुपद रहता है, समझ गए ना जी।
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d कामा a नॉट इक्वल टू 0। अगर a हमारा 0 हो गया तो त्रिघात बहुपद कर दोगे तो बचेगा ही है ना। ये तो द्विघात बहुपद चेंज हो गया तो त्रिघात हम कह नहीं सकते, इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 रहता है, वहाँ पे कंडीशन में रहता है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, तो पहला होता है शून्यकों का योगफल, तो 3 गो शून्य निकलेगा, 3 बहुपद है तो 3 गो शून्य, तो पहला को अल्फा मान लेंगे, दूसरा को बीटा, तीसरा को तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इसका योगफल हो गया। उसके बाद इन शून्यकों का क्या होता है, गुणांक होता है। तो अल्फा में पहले बताओ, अल्फा बीटा गामा कैसे याद करते हैं, अल्फा में पहले बीटा गुणा, फिर से बीटा में अल्फा गुणा, फिर से अल्फा में बीटा का गुणा। ये याद करने का तरीका है, समझ गया जी। देखो अल्फा में बीटा का गुणा अल्फा बीटा, फिर से बीटा गामा, और फिर से अल्फा और गामा, चाहे गामा अल्फा कुछ भी कर सकते हैं। 2 में 3 का गुणा करें और चाहे 3 में 2 का गुणा, बात बराबर है, समझ गया जी। इसीलिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, चाहे अल्फा गामा कुछ भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। उसके बाद इन तीनों का एक ही बार में गुणा, यहाँ तो अल्टरनेट करके दिया है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, समझ गया जी। लेकिन यहाँ पे तीनों का एक ही बार गुणा कर देता है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, इसको बोलते हैं शून्यकों के गुणनफलों, गुणनफलों का योग, शून्य के गुणनफलों का योग, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। यहाँ शून्यकों का योगफलों का गुणनफल है कि नहीं, शून्यकों का गुणनफल का योग, देखो शून्य का गुणनफल हो गया, अल्फा बीटा शून्य है ना, तो इसका गुणनफल हो गया, और प्लस इसी का योग क्या होता है सी अपॉन ए के इक्वल होता है। और ये काल क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का गुणनफल का योगफल है। देखो शून्य के बीच में गुणा हुआ तो गुणनफल होगा, अब प्लस योगफल है, ये बराबर सी अपॉन ए। जैसे अब यहाँ पे एक सवाल कर रहा है आप लोग के लिए कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इक्वल टू x राशि का बहुपद, इसीलिए x है, p मन है पॉलिनोमियल है, बहुपद है इसलिए px लिखा है। तो 3 घात है, सॉरी यहाँ पे 3 घात नहीं लिखा है, 3 घात है, समझ रहे हो ना। तो 3 घात है तो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक कौन कौन है, 3 माइनस 1 और 1/3 है जी। अल्फा बीटा गामा हो गया। माइनस 1/3 है यहाँ पे, माइनस 1/3, 3 गामा और माइनस 1 माइनस 1/3। अब बताओ यानी इसका शून्य का मतलब क्या समझते हैं, यानी इसको हल करने पर इसके 3 गो मान आया है, जो x का 3 गो मान आया तो वही निकला है, तो 75 का 1 बराबर 3 आ गया x बार। इसका कहना मतलब कैसे आ गया, x माइनस 3 बराबर 0 किए तब ना x बराबर 3 आएगा। अब ये होगा x प्लस 1 बराबर 0 किए तब ना x बराबर माइनस 1 आएगा, x बराबर प्लस 1/3 करेंगे तब ना x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/3। तो मानी 3 गो फैक्टर आया, कौन कौन, x माइनस 3 और कौन आया x प्लस 1 और x प्लस 1/3, तीनों फैक्टर आए, तीनों को 0 के इक्वल किए तो 3 गो शून्य का आ गया। लेकिन कह रहा है कि जांच के लिए कि 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है, ये जांच भी करना कि भैया ये इसी का बहुपद है कि नहीं। कैसे जान गया कि वो इसी का बहुपद, कोई जरूरी है कि वही होगा, पता नहीं कौन सा अंक दे दिया है, समझ गए ना। यहाँ पे तो हम इसको तो हल करके पता किया नहीं है कि यही आएगा, तो हल करके नहीं बताया ना, तो कह रहा है इस पर जांच करिए कि हाँ उसका शून्य है कि नहीं। तो आपको क्लास 9 में पढ़ाया होगा शून्य की जांच करने के लिए, शून्य की जांच करना था तो कैसे करते थे, जो मनवा रहता तो वही रख देते, अगर 0 आ गया तो शून्य है, नहीं आता तो शून्य नहीं है। तो तीनों कंडीशन पहले चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, px बराबर कितना दिया है पहले वो लिख लीजिए, कितना है 3x³ माइनस 5x² और माइनस 11x और माइनस 3 शून्य के लिए। अब सब मनवा पे चेक करिए, p3 पहला 3 पे चेक करिए कि शून्य है कि नहीं। अगर ये बहुपद 0 आ गया 3 पर, अगर ये 0 हो गया तो शून्य होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, समझ रहे हो जी। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, 3 गुणे x पे 3 घात है तो 3 पे 3 घात माइनस 5 गुणे 3 पे कौ घात है 2 घात माइनस 11 गुणे 3 और माइनस 3। तो p3 3 गुणे 3 का क्यूब 27 माइनस 5 गुणे 3 का वर्ग 9 11 3 37 माइनस 3। तो p3 27 3 3 7 21 का 1 27 3 81 होगा, बोलो 5 9 45 माइनस 33 रुपया माइनस 33 रुपया माइनस 3 रुपया माइनस 36 रुपया। तो p3 पर कितना हो गया 81 माइनस 45 पे 6 5 11 का 1 4 3 7 1 8। तो p3 पर मान क्या हो गया, पहला तो चेक हो गया जरूर इसका शून्य का, तबे 0 आ रहा, बिना शून्य के रहते हुए 0 अबे नहीं करता। फिर से कौन चेक करेंगे,
फिर से 1 वाला भी चेक करेंगे, फिर से लिखेंगे वही वाला मान एक बार। पी एक्स इक्व टू क्या दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब किस पे चेक करना है, p माइनस 1 पे। पहले हमने शून्य की जांच कर लिया ना, देखो 0 आ गया कि नहीं, जी सर। तो इसका शून्य होगा, यही कर रहा था पहले जांच करने के लिए। अब किस पे चेक करें, -1 पे। तो 3 गुणे -1 का होल क्यूब, 5 गुणे -1 का होल स्क्वायर। कभी भी जब माइनस शिफ्ट करे तो जरूर ब्रैकेट लगाए। -11 गुणे -1 अब -3। बोलो x जहां जाए यहाँ पे, इसका मतलब समझ रहे हो, x के जगह पे सब जगह -1 शिफ्ट करना है, क्योंकि p पे -1 का बहुपद निकालना है कि शून्य है कि नहीं। तो p -1 इक्वल टू 3 गुणे, कभी भी बताए थे माइनस पे कभी भी विषम घात होता है तो माइनस से रहता है कि नहीं जी। हम 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। -5 गुणे, कभी माइनस पे अगर सम घात हो तो माइनस किसमें बदल जाता है, और 1 का वर्ग 1 होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस 11 का नाम 11 -3। तो p पे -1 इक्वल टू 3 का नाम -3 -5 +11 और -3। बोलो तो p -1 सारा माइनस, जिसकी संख्या ज्यादा है पहले उसको इकट्ठा कर लेते हैं। -3 रुपया, -5 रुपया, -3 रुपया, -5 3 -8 रुपया, -3 -11 रुपया, अब +11 रुपया है। तो p -1 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये भी हमारा शून्य है, यही जांच करना था पहले हमको। पहले यहाँ तक अभी मामला सेट करना है, यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद अभी बाद में आगे करना है, शून्य को की जांच करना है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू फिर से मान लेंगे 3x² माइनस 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x -3। अब किस पे चेक करना, -1/3 पे। बोलो भिन्न जरूरी है आपका आना, नहीं भिन्न आएगा तो फिर से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से थोड़ा देखा करो ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या कर रहे हैं। 3 गुणे कैसे लिख रहा है, -1/3 यानी -1/3 पे होगा 3 घात, -5 गुणे -1/3 पे होगा 2 घात, -11 गुणे -1/3 -3। जहां जहां x वहां क्या रख दिया हमने, -1/3 रख दिए। चलो इसे रखेंगे। उसके बाद 3 गुणे, इसका मतलब 1 का क्यूब तो -1 रहेगा, 1 बटा क्या होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ देखो माइनस हो गया 5 गुणे 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, माइनस पे वर्ग है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। माइनस माइनस कितना होगा, +11 का नाम और नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो कैसे गुणा होगा, इसके नीचे क्या कर ले, मान लिया 1 अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा होता है ना जी। 11 का नाम 11, 3 का नाम -3 हो गया। बोलो तो p -1/3 इक्वल टू, यहाँ देखो इसके नीचे 1 हो गया। बताए थे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है कि नहीं। पहले बोर्ड मास आप लोग 55 में पढ़े होंगे, क्लास 6 में। भिन्न का भी बोर्ड मास पढ़ाया गया होगा और अंकों का भी पढ़ाया गया होगा, संख्या का भी। तो पहले भिन्न का बोर्ड मास क्या करता है, पहले गुणा कर लेते हैं, तब जाके जोड़ते हैं, तब जाके क्या करते हैं, घटाते हैं। इसमें पहले गुणा है, अगर जोड़ते है नहीं तो गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, घटाना ही है, ठीक है ना। तो 3 का नाम -3, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस 3/27। बोलो इसके भी नीचे 5 का नाम 5, 5/9 अब प्लस यहाँ पे 11/3 और -3। बोलो हो गया ना। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ से आप लोग को आना है यहाँ पे p पे -1/3। अब इस भिन्न को कैसे हल करेंगे, इसके नीचे 27, इसके भी नीचे, इसके 3, इसके नीचे 1 मान लो, सबसे बढ़िया है। सबका लॉस क्या हो जाएगा, 27 सीधे ले लो। बोलो समझ गया ना जी। अब बताओ, यहाँ तो थोड़ा तो ले लो, यहाँ थोड़ा काट लेते सही रहता है। इसको थोड़ा 1 लाइन और बढ़ा लो, हल्का हो जाएगा। -1/3 इसको काट लो, 3 का नाम 3 और 3 9 -5/9 और प्लस 11/3 और -3/3 हो गया ना। अब सबका लॉस क्या हो जाएगा, 9, तो हल्का हो जाएगा। तो 9 में 9 से देखो, 9 में 9 से भाग करें कितना होगा, 1 1 में 1 का गुणा करें -1 होगा ना जी। 9 में 9 से भाग करें कितना होगा, 1, और वहां पे 5 में 1 का गुणा करेंगे तो -5 गुणे 1। चलो 5 लिख दो डायरेक्ट, होशियार हो गए लग रहा तुम लोग।
प्लस 3 त्रिका 9 में 11 का गुणा करेंगे, सॉरी 3 त्रिका 9, 3 आ गया ना, 11 तिया 33 माइनस 1 में 9 का गुणा करेंगे 9 9 3 27। तब पी पे -1/3 बराबर -5 रुपया -1 रुपया -27 रुपया -33 रुपया और प्लस 33 रुपया है, ये है बोलो 27 6 33 होता है कि नहीं, तो -1 रुपया -5 रुपया -6 रुपया और -6 को -27 से जोड़ेंगे तो कितना होगा -33 रुपया होगा कि नहीं जी, माइनस वाला इकट्ठा होता है कि नहीं, अब प्लस 33 रुपया है। अब ये बताओ ये क्या होगा -1/3 तो क्या होगा, इतना तक जा चुका कि हाँ, अब हम कह सकते भैया ये तीनों हम इसके क्या है बहुपद, अब लिख सकते अतः बहुपद 3x² माइनस क्या है 5x² आप प्लस -11x -3 का शून्यक है का 3 का -1 और -1/3 क्या है शून्य का है, ये हमने लिख दिया। ये हमारा इसका क्या है शून्य का है, बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं जी। तीनों पर अगर 0 नहीं होता तो हम कह नहीं सकते थे भाई कि वो शून्य का है, समझ गया ना जी। तो कभी भी आपको ऐसा मिले तो आपको उसकी पहले शून्यता की जांच करनी पड़ेगी, माने उसको ऐसा पहले रख के जांच, यहाँ पे लिख दिया सीधे जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्य के है, पहले ही जांच करना है आप लोग को। देन उसके बाद आपको क्या करा है, इसके पश्चात माने होता है बाद, इसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो उसके बाद आप यहाँ पे लिखे किए त्रिघात बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब तीनों है तो ये हमारा पहला मान होता है अल्फा का, दूसरा क्या होता है बीटा, ये हो गया गामा। तो पहला शून्य को लिखेंगे वही वाला, उसके बाद इसके बाद आपको यही लिखना है त्रिघात बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करने को पहले हमको क्या चाहिए, माने b/a भी तो चाहिए ना जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको तुलना करेगा। बहुपद लिख लो पहले, कौन है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x -3। तुलना करो, a बराबर क्या बैठा है 3 तुलना करो जी, 3 b को इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू और d इक्वल्स टू -3 हो गया। अब क्या करना हमको, अल्फा सत्यता की जांच करने के लिए सत्यता की जांच, समझ गया ना जी। उसके बाद क्या करना, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a होता है ना। तो अल्फा हमारा कितना है देखो 3, बीटा कितना है और गामा कितना है, अब बी का मान कितना है, देखो इसमें माइनस है, माइनस क्या होगा प्लस। अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना कैसे प्लस आ रहा है। चलो 5/a का मान कितना है 3 हो गया। इसको हल कर लिए थोड़ा, यहाँ पे 3 और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे प्लस -1/3, इधर क्या है 5/3 हो गया ना। अब बताओ 3 रुपया में -1 रुपया घटाओ, माइनस तो प्लस 2 रुपया और -1/3, इधर आ जाओ 5/3, 3 दूना 6 -1/3, 5/3, 6 में से गया 5/3 बराबर 5/3। तो पहला हमने शून्यता की जांच कर ली। अब तुमको दूसरा तीसरा आप लोग करना है, समझ गए ना जी। पहला बताओ कर लिए कि नहीं, उसके बाद फिर से अब लिखना है अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, वही वाला चेक करना है, सारा मान शिफ्ट करना है, A B C D का मान शिफ्ट मिल ही गया है, सारा शून्यता की सत्यता की जांच करना है, समझ गया ना जी। ऐसे ही करना है, थोड़ा सवाल लंबा है, आएगा तो 6 नंबर में आएगा ये, ठीक है ना। हाँ टाइम देखो, मजा तो आएगा लेकिन टाइम बड़ी खाता है, टाइम से ही तो लड़ना है हम लोग को।